शुरुआत इस बुलेटिन की हम बड़ी खबर से करेंगे। आगरा से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जमानत मिलने पर अब लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जमानत मिल गई थी लेकिन उसके बाद भी राहत उनको नहीं मिली, उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हिरासत में भेज दिए गए हैं और अस्थायी जेल में फिलहाल अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। मेडिकल के साथ साथ अजय कुमार लल्लू का कोरोना का टेस्ट भी हुआ है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस की बसों को प्रवेश नहीं मिला, उसके बाद अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया, फिर हिरासत में लिए गए, आगरा में पुलिस लाइन में रखा गया। उसके बाद लॉकडाउन के उल्लंघन की धारा, महामारी एक्ट उन पर लगाए गए और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिली है। तो फिलहाल राहत नहीं है। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, जब एक बार जमानत मिल गई उसके बाद फिर से गिरफ्तारी की है, अब पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? जैसे अजय लल्लू को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अजय कुमार लल्लू के ऊपर लखनऊ पुलिस में भी जो FIR दर्ज हुई थी उस पर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगाए गए थे। इसीलिए जैसे ही आगरा कोर्ट ने इनको जमानत दी, लखनऊ पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी और लखनऊ पुलिस की टीम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लखनऊ ले आई और रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब अजय कुमार लल्लू का मेडिकल कराया गया, उनका कोरोना टेस्ट कराया गया और उसके बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू फिलहाल अस्थायी जेल में है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। संतोष, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो धोखाधड़ी, जो फर्जी दस्तावेजों की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से फर्जी दस्तावेज या कौन से किस तरह की धोखाधड़ी का मामला था जो मुकदमा दर्ज किया था लखनऊ की पुलिस ने? देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो राजस्थान बॉर्डर पर जो प्रदेश की सूची दी गई, उसमें जब सरकार ने जांच करवाई तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा करीब 850 की बसों की सूची मिली, पाया गया कि ये नंबर सही थे, लेकिन बाकी नंबर यानी 150 गाड़ियों के नंबर ऐसे थे जो टेम्पो के थे, ऑटो के थे, रिक्शा के थे। लिहाजा पुलिस में जो मुकदमा लिखाया गया, जो RTO लखनऊ की तरफ से RP त्रिवेदी ने इस पूरे मामले में 420, 467 और 68 यानी कि फर्जीफिकेशन जो सरकार को लिस्ट दी गई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, वो फर्जी थी। बसों का नंबर बता करके उसमें ऑटो और टेम्पो का नंबर दिया गया, लिहाजा इसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, धोखाधड़ी का फर्जी दस्तावेज तैयार करने का, गलत सूचना देने का, और जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी करके अब इनको जेल भेज दिया गया। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लखनऊ में बस नंबरों की फर्जी सूची के मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी के बाद गिरफ्तार किया गया है उनको। जैसे ही उनको जमानत मिली उसके बाद उनको लखनऊ की पुलिस ने बसों के संबंधित फर्जी मुकदमे, जो बसों संबंधित एक फर्जी दस्तावेज ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने दिए, तो उस मामले में उनको पुलिस ले गई है। हालांकि आसान नहीं रहा पुलिस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल भी काटा, लेकिन इस बीच में पुलिस अजय कुमार को लल्लू को ले गई है, तो अरेस्ट कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर देंगे और बड़ी खबर राहत भरी खबर है। लॉकडाउन खत्म होते ही अब पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी। लॉकडाउन खत्म होते पैसेंजर ट्रेन चलने लगेंगी, यात्रियों के लिए ये ट्रेनें चलने लगेंगी लॉकडाउन खत्म होते। ये आप ध्यान से सुने, 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेन चलेंगी और आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। अब आज से रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन बुकिंग आप कहें शुरू हो रही है। अब ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा 31 तारीख के बाद, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन तब चलेंगी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो ये एक संकेत भी है कि शायद अब लॉकडाउन आगे ना बढ़े। AC, नॉन AC के अलावा जनरल कोच भी इसमें होंगे। रेल मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दे दी है। रेल मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अब यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेन चलनी शुरू होंगी, लेकिन 1 जून से होंगी, क्योंकि 31 मई तक लॉकडाउन है और उसके बाद से इनकी शुरुआत होगी। और लॉकडाउन खत्म होते ही, जैसे 31 तारीख लॉकडाउन खत्म होगा, यानी कि ये संकेत कि उसके आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। और एक सवाल ये भी है कि अगर उसके बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाता है रियायतों के साथ, तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा?
लेकिन अब जो रेलवे मंत्रालय की तरफ से बताया गया है वो यही है कि एसी, नॉन एसी के अलावा जनरल कोच में भी बुकिंग होगी और बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। 1 जून से ये पैसेंजर ट्रेन चलनी है, 200 पैसेंजर ट्रेन चलाई जानी है और लॉकडाउन खत्म होते यानी कि 1 जून से ये ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। राहत भरी बात यह भी है कि अब घरेलू उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी, तो राहत भरी बात है, अब निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये राहत भरी बात होगी उन लोगों के लिए जो अपने घरों के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि एसी, नॉन एसी और जनरल बोगी की बुकिंग वो करवा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं, रोजगार या बिजनेस के लिए एक से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, अपनों से मिलना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, तो भारतीय रेल तो 1 जून से ये पैसेंजर ट्रेन शुरू होने वाली है। 200 पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी और बुकिंग आज से ही शुरू हो रही है। 10 बजे से आप बुक करवा सकते हैं। खबर अब रामपुर से। रामपुर में बीजेपी नेता की हत्या की गई है। ये खबर रामपुर से और घर जाते वक्त गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। रामपुर में बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता घर जा रहे थे और घर जाते वक्त गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है और जिला अस्पताल में उनकी मौत की पुष्टि की हो गई है। जिला अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई है। मौत के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा भी काटा है। घर जाते वक्त बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। उबैदुर रहमान, इस खबर पर हमारे संवाददाता आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। उबैदुर रहमान, बीजेपी नेता का नाम, कब हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, हत्यारे कौन थे? देखिए, हम आपको बता दें, ये बीजेपी नेता अनुराग शर्मा थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इनकी पत्नी जो है वो शालिनी, वो रामपुर नगर पालिका में वार्ड 4 की सभासद हैं। हमलावरों की अभी पहचान नहीं हो पाई है और जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक के 2 गोली जो बीजेपी नेता हैं उनके लगी हैं। वो स्कूटी से शाम के वक्त में लगभग 8 बजे का वक्त रहा होगा, अपने घर जा रहे थे ज्वाला नगर। वहाँ रास्ते में रोक करके उनको गोली मारी गई। इसके बाद उनको घायल हालत में जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो आरोप ये है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, इसलिए वहाँ पर इनके जो समर्थक थे, परिजन थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की। घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उसके बाद हालात को काबू किया गया। लेकिन पुलिस अब इन जो घटना स्थल है वहाँ के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तलाश रही है ताकि उससे कोई क्लू मिल सके कि आखिर हत्यारे कितने थे, कैसे आए थे और क्यों हत्या की गई, इसका पता लगाया जा रहा है। जो अनुराग शर्मा है ये पहले शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं। फिलहाल इस तरह से जो हत्या की गई है इसका अभी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही कोई आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो पाया है। जी, तो पुलिस के हाथ उबैदुर रहमान आप बता रहे हैं कि खाली है अभी तक। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगालनी शुरू कर रही है, लेकिन अस्पताल में भी उपचार नहीं मिला, डॉक्टर्स नहीं थे, तोड़फोड़, वहां पर हंगामा किया गया अस्पताल में। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में मुठभेड़ हुई है। चारबाग स्टेशन के पास में मुठभेड़ हुई है। लखनऊ से खबर आपको दे रहे हैं, लॉकडाउन के बीच लखनऊ में मुठभेड़ हुई है। चारबाग स्टेशन के बिल्कुल पास में मुठभेड़ हुई और 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से ये गिरफ्तारी हुई है और चौक लूट में ये बदमाश शामिल था, मुठभेड़ में घायल हुआ है। पान व्यापारी के यहाँ पर लूट और हत्या की वारदातों में भी ये शामिल था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉकडाउन है और जिस जगह पर बहुत चहल पहल और हलचल रहती है वहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में इसको घायल किया है, गिरफ्तार कर दिया गया है। ये जख्मी हुआ है, इसको उपचार के लिए भेजा गया और उसके बाद इसे पूछताछ होगी और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, कई और मामलों में खुलासे होने की उम्मीद है। हत्या की वारदातों में, लूट डकैती की वारदातों में ये शामिल था। 50,000 का इसके ऊपर इनाम था। आखिरकार इसके
गिरफ्तारी हो गई है। यही वो बदमाश है जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है और ये उसकी पिस्टल जो जमीन पर गिरी हुई उसका मोटरसाइकिल, उसकी मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं। ये चारबाग स्टेशन के पास में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में उसको पकड़ा है। अत्यंत ही जघन्य अपराधी था, लुटेरा था। इस पिछले वर्ष ये अंबेडकर नगर में बैंक की लूट की घटना में इनामिया था। हमारे यहाँ जो याहियागंज में चौक क्षेत्र में भी घटना हुई थी जिसमें हत्या और लूट की गई थी, उसमें भी ये वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध 50,000 का इनाम जनपद अम्बेडकर नगर से और हमारे यहाँ से 25,000 का इनामिया था। ये सैनगंज पुलिस को हमारी की टीम को इस बात की सूचना मफ्किर खास से मिली, तो इसकी पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। हमारी इसके पास से एक मोटरसाइकिल और 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज ट्रिपल मर्डर से दहल उठी। कोरांव इलाके में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या का मामला सामने आया। उनकी लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में इंद्र बहादुर यादव नाम के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 और भाइयों रामजी और रविंद्र को प्रयागराज के SRN मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। परिवार की 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं और मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। इस तनावपूर्ण माहौल में पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रण पाया हुआ है, पूरे नियंत्रण है सिचुएशन। पुलिस अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पारिवारिक विवाद है और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करके 10 लोगों को अरेस्ट किया है। 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और ये 40 वर्षों से ज़मीन का मामला चल रहा है। चकबंदी और ज़मीन की समस्या है और अभी हमारी फोर्स वहाँ पे है। SSP गए हैं, मौके पे हैं, पूरी फोर्स वहाँ पे लगी है। शांति व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल अभी तक जो हमें सूचना, 1 तो मौके पे और 2 लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए थे, इनकी डेथ हो गई है। 3 लोगों की यानी कि मौत जी, और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मौके पे है, SSP खुद मौके पे है। तीनों मृतक सर भाई हैं। बड़ी खबर अब आपको देंगे शामली से, जहां पर 2 युवतियों का शव मिलने से सनसनी मच गई है। शामली में 2 युवतियों का शव मिला है। हड़कंप मच गया है 2 युवतियों का शव मिलने से और रेप के बाद उनकी हत्या की आशंका जताई गई है। खबर बहुत बड़ी है, खबर शामली से मिल रही है। 2 युवतियों के शव मिले हैं और आशंका इस बात की है कि रेप के बाद इनकी हत्या की गई होगी, क्योंकि गन्ने के खेत में युवतियों के शव मिले हैं। गन्ने के खेत में दोनों के शव पड़े मिले हैं और शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। दोनों ही युवतियों के शरीर धारदार हथियार के हमले से जख्मी थे। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। लॉकडाउन है और इस बीच में क्राइम नहीं थम रहा है। जौनपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जब मानसिक रूप से विकसित एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो बिजली के टावर पर जा चढ़ा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और काफी कोशिशों के बाद जब वो नीचे नहीं उतरा तो बिजली की सप्लाई रोककर उसे नीचे उतारा गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। तो करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया और वहां उसे करंट लग गया। उसके बाद पुलिस और स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, बिजली सप्लाई ठप करवाई गई, रोकी गई। उसके बाद उसे नीचे उतारा गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। देखा था खंभा पे एक आदमी चढ़ा ला 11,000 पे 11,000 पे देखा दिखावा थे। नहीं कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने और थूकने से बचें। लेकिन अब
कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी आदतें इन्होंने नहीं सुधारी हैं। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज से सामने आया, जहां पर राह चलते रोडवेज के बाबू को सड़क पर पान खाकर थूकना महंगा ही नहीं पड़ा, बल्कि अपनी इस हरकत की वजह से उन्हें फजीहत भी झेलनी पड़ी और गंदे किए गए जगह को खुद ही उनसे साफ करवाया गया, जुर्माने का भी सामना करना पड़ा। और ये 2 दिन पहले की तस्वीर है, जब नौतनवा एसडीएम जसधीर सिंह रूटीन चेकिंग कर रहे थे और इतने में एक रोडवेज डिपो के बाबू ने सड़क पर पान थूक दिया, जिस पर एसडीएम की नजर पड़ गई और उन्होंने बाबू को रोक लिया और फटकार लगाते हुए न सिर्फ सड़क साफ करवाई बल्कि 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया। भी शासनादेश जारी हुआ है, एक एक्ट पास किया गया है जिसके तहत जो भी लोग बाहर थूकने की कार्रवाई कर रहे हैं या मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं, उसमें इंसिडेंट कमांडर्स को, हमारे सीओ साहबान को ये आदेश है कि वो जुर्माना वसूलेंगे। इसी के तहत सभी एसडीएम सीओज को और सभी लोकल बॉडीज़ के ईओज को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कड़ाई से इसका अनुपालन कराएं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कोरोना काल के बीच में एक मरीज वार्ड में आराम से टहलता हुआ नजर आया। वायरल वीडियो में बर्न वार्ड में मरीज टहलता हुआ नजर आ रहा है और मरीज के हाथ में ट्रिप है और उसे लेकर अस्पताल में वो मरीज घूम रहा है। पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मामला कबीर चौरा स्थित मंडलीय चिकित्सालय का ये बताया जा रहा है। तारापुर कहाँ है? प्रतापगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। नहाते वक्त 8 साल की मासूम को गोली मार दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर मिल रही है कि सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। एक 8 साल के मासूम को गोली मार दी गई। नहाते वक्त 8 साल के मासूम को मार दिया गया है। गांव के 3 दबंगों पर हमले का आरोप है, जिन्होंने नहाते वक्त 8 साल के मासूम को गोली मार दी। खबर बहुत बड़ी है, एक 8 साल के मासूम को नहाते वक्त गोली मार दी गई है। प्रतापगढ़ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है और चीखते हुए मासूम को आप सुन सकते हैं। गांव के 3 दबंगों पर आरोप है कि उसने इस बच्चे को गोली मार दी। औरैया में उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस ने मजदूरों को जाने से रोका, जिसके बाद नाराज मजदूरों ने वहां पर बवाल कर दिया। दरअसल बंगाल, बिहार ट्रकों में छिपकर जा रहे मजदूरों को पुलिस ने नीचे उतार दिया। इसके बाद घर जाने की जिद को लेकर उन्होंने हंगामा किया और प्रदर्शन करते रहे। शहरों में कोरोना संदिग्धों को अस्पताल में या फिर क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाए, लेकिन गांव में रहने वाले सभी लोग इलाज के लिए पीएचसी या सीएचसी पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन ये सेंटर अगर कोरोना वॉरियर्स से खाली हो तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये सच है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच डॉक्टर्स की संख्या को मैनेज करना बड़ी चुनौती है। कोरोना के मामलों से निपटने के लिए सभी को उतार दिया गया है, लेकिन इससे दूसरे मरीजों की मुश्किलों को कमतर नहीं समझा जा सकता। इन तस्वीरों में दिख रहा बाराबंकी में उधौली पीएचसी की हालत फिलहाल यही है। इस पीएचसी का जिम्मा इकलौती एएनएम के कंधे पर आ गया है। वजह है डॉक्टरों की कोरोना में लगी ड्यूटी। ये पीएचसी मसौली तहसील में आता है और हाईवे के किनारे।
इससे आसपास के कई गांव जुड़े हैं, जिनकी सेहत पर आए संकट का समाधान यहां होता रहता है। कोरोना टाइम में यहां के डॉक्टरों समेत सभी स्टाफ की ड्यूटी दूसरी जगहों पर लगा देने का नुकसान ये हुआ है कि मरीज यहां आकर भटक रहे हैं। एएनएम भी सिर्फ डिलीवरी वाले केस को देख पा रही है। हालांकि डिलीवरी के क्रिटिकल को वो भी देख पाने में नाकाम है, इसलिए उन्हें दूसरी जगह के लिए रेफर कर दिया जाता है। जब इमरजेंसी आती है तो अगर हमारे लायक है, लेडीज में है, डिलीवरी में है तो उसको रेफर कर देते हैं, और जेंट्स में है तो उसे डॉक्टर देखते हैं, तो इसलिए उसे हम बता देते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस समय कितने लोगों का स्टाफ यहाँ? इस समय सारे लोगों की ड्यूटी लगी है बड़ा गाँव में सारे लोग? हाँ, कोरोना में। अच्छा। यहाँ पे बंद है। यहाँ बंद है, यहाँ कोई पेशेंट? हाँ, केवल डिलीवरी पॉइंट खुला है। वहीं अस्पताल में बचे हुए स्टाफ के नाम पर केवल स्वीपर और आशा बहुएं हैं। दोनों की जिम्मेदारी अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है। मरीज यहाँ रोज आ रहे हैं इस उम्मीद में कि अस्पताल खुला है तो उनका इलाज भी होगा और दवाई भी मिलेगी। ऐसे में यहाँ मौजूद आशा देवी सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर सकती हैं जो डिलीवरी वाले केस हैं। वो एनम करवाती है, एनम अपना देखती है। सिर्फ एनम के भरोसे पूरा चलता है? हाँ, इस समय तो वही करती है। और डॉक्टर यहाँ की? डॉक्टर भी ये बता तो रहे हैं, वहाँ ड्यूटी लगी है कोरोना में उनकी। अच्छा। हालात मुश्किल है, ये जनता भी समझ रही है, लेकिन बीमारियों का इलाज तो उसे कराना ही पड़ेगा, वरना कोरोना से लड़ने की तैयारी में वो मात खा सकते हैं। यही डर उन्हें अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। खबर इस वक्त गौतम बुद्ध नगर से भी एक बड़ी मिल रही है, जहां पर कोरोना से एक और मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से एक और मौत हो गई है। 71 साल के कोरोना मरीज की मौत हो गई है और उनकी मौत से हड़कंप मच गया है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोरोना के चलते मौत हुई है, जिम्स में उनकी मौत हुई है। 19 मई की रात को 11 बजे उनकी मौत हुई है और मृतक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। निमोनिया और कोरोना से ये मृतक जो उम्र दराज भी हैं, संक्रमित थे, उनकी मौत हो गई। और बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी से भी मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर नहीं बल्कि बाराबंकी से खबर मिल रही है, जहां पर एक दिन में 95 केस मिले हैं। बाराबंकी में एक ही दिन में 95 कोरोना के केस, एक दो नहीं, 10-20 भी नहीं, 95 केस, 95 केसेस सामने आए हैं। और अब जिले में 121 से बढ़कर संख्या हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब रेड जोन में बाराबंकी जिला आ गया है। एक दिन में 95 केसेस आना। तो गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।